क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का जो है 8वां चैप्टर है, बल तथा गति के नियम। इसमें न्यूटन के गति के 3 नियमों के बारे में बताया गया है, गैलीलियो के नियम के बारे में बताया गया है और इसके उदाहरण को बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से बताया गया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है फिजिक्स का और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। गति के नियम से क्वेश्चन न्यूटन के पूछे जाते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर है, बल तथा गति के नियम। इसमें न्यूटन के जो बल के नियम है उनको देखना है और गति के क्या नियम हैं इनके बारे में हमें अच्छे से देखना है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते हैं, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है आगे कि पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तुओं की स्थिति, वेग और त्वरण के आधार पर वस्तुओं की गति का वर्णन किया था। तो जो इसके पहले का जो चैप्टर था उसमें मैंने गति के बारे में पढ़ा था और सरल गति किसे कहते हैं और जो है आपका जो है वृत्तीय गति किसे कहते हैं इसके बारे में देखा था। हमने देखा है कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती है तथा कभी नहीं होती है। तो कभी गति में मतलब स्पीड ज़्यादा होती है तो कभी स्पीड कम होती है। लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम गति का कारण देखेंगे। समय के साथ वस्तुओं की चाल क्यों बदलती है? क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है? यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है? इस अध्याय में हम ऐसे ही कई सभी जिज्ञासाओं को जो है सुलझाएंगे और उनको जो है हम समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखा है सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा था। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर वह हमेशा के लिए गतिहीन गतिशील नहीं होती है। ऐसी परिस्थितियों से यह पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था होती है। तो कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में होती है तो उसकी स्वाभाविक जो है अवस्था होती है। लेकिन जैसे उसमें हम कोई बल लगाते हैं और वो गतिमान करती है तो इसका मतलब है कि वो उसकी जो है स्वाभाविक अवस्था नहीं है। ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतया भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की। तो गैलीलियो और जो है न्यूटन, आइजैक न्यूटन, दोनों ने इसके संदर्भ में अपनी अपनी विचारधारा रखी। यहाँ पे विचार रखें। लिखा है आपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है तथा हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे जो है खींचना, ढकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। याद रखना, गति की अवस्था में किसी भी वस्तु को लाने के लिए हम खींचते हैं, उसे ढकेलते हैं या ठोकर लगाते हैं। खींचने, ढकेलने या ठोकर लगाने की इस क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। तो हम बल लगा करके खींचते हैं, ढकेलते हैं और ठोकर मारते हैं, तभी किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन हो जाता है और उसकी अवस्था बदल जाती है। अब हम बल के विषय में विचार जो है करते हैं। यह क्या है? वास्तव में बल को ना तो किसी ने देखा है और ना चखा है और ना ही महसूस किया है। हालांकि बल का प्रभाव हम प्रायः देखने या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है या जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, ढकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्ति होती हैं। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उसमें गति होती है। तो हम कैसा भी बल लगाएंगे तभी वस्तु में गति होती है। जैसे आप देख सकते हैं ये ट्रॉली है, इसको जब तक ढकेला नहीं जाएगा तब तक ये गति नहीं करेगी। ये ड्रॉ है, जब हम इसको खींचते हैं तो जब खींचते हैं तभी जो है गति के द्वारा ये बाहर की ओर आता है, नहीं तो ये अपने विराम अवस्था में क्या होगा, बना रहेगा। ठीक है, तो याद रखना कोई भी चीज़ हम जब तक गति नहीं देंगे तब तक वो गतिमान नहीं होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हॉकी की जो गेंद है, आप देख सकते हैं ये गतिमान अवस्था में नहीं है, ये जो है आपका स्थिर अवस्था में है। लेकिन जैसे उस पर बल लगाया गया हॉकी द्वारा और ये गतिमान अवस्था में हो गई। तो कोई भी वस्तु गतिमान अवस्था में कब होगी? जब उस पर बल लगाया जाएगा।
लिखा है कि पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु में वेग का परिणाम बदलने अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। याद रखना, जब हम कोई चीज गतिमान अवस्था में जब जाता है और जब याद रखना उसका वेग हो, तो वेग क्या होता है, कभी धीमा होगा, कभी क्या होगा, तेज होगा। तो कब होता है, चाहे कोई भी वस्तु धीमी हो मतलब तेज हो और चाहे धीमी हो, वो बल पर ही निर्भर करता है। बल ज्यादा लगेगा तो तेज गति हो जाएगी, बल कम लगेगा तो धीमी गति हो जाएगी। ठीक है, आप यह भी जानते हैं कि यदि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। तो याद रखना, हम बल लगा के किसी वस्तु के आकार में और आकृति को भी बदल सकते हैं। जैसे आप स्प्रिंग को देख सकते हैं, ये विरामावस्था में है और इसको जो हमने खींचा दोनों तरफ से, तो ये इसका अवस्था परिवर्तन हो गया। तो इसके याद रखना आकार और आकृति दोनों में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो याद रखना किसी को हम बल लगा करके उसके आकृति को और आकार को भी बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक देख सकते हैं, गेंद ये रखी है और जब इसको दो तरफ से प्रेशर किया गया तो गेंद पिचक गई। ठीक है, तो ये भी जो है एक तरह का क्या है, बल लगा करके हमने किया इसको। ठीक है, अब आते हैं संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है। चित्र 8.3 में जो है लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा है। चित्र में दर्शाए गए अनुसार दो धागे x और y पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले अब इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो है टेबल पे एक वस्तु रखी हुई है और ये x है और ये y है। इधर x का बल लगेगा और इधर y का बल लगेगा। ठीक है, तो लिखा है आगे, अगर हम किसी बल द्वारा धागे x को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू हो जाता, तो दाहिनी ओर खिसक जाएगा। उसी प्रकार अगर हम धागे x को मतलब y को खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू हो जाएगा, तो इधर की ओर खिसकना शुरू हो जाएगा वो। ठीक है, तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड की गति नहीं करता, तो पिंड गति नहीं करेगा। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे अगर हम x की ओर से खींचेंगे तो इधर गति होगी, y की ओर से खींचेंगे तो इधर गति होगी, लेकिन दोनों तरफ से खींचेंगे तो इसमें कोई गति नहीं होगी क्योंकि दोनों तरफ बराबर बल लगेगा। ठीक है, इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं। तो याद रखना, जब दोनों तरफ बल लगता है और वो जो है वस्तु अपने विरामावस्था में ही बनी रहेगी क्योंकि दोनों तरफ बल बराबर लग रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। तथा यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये परिवर्तक वो उसकी वस्तु की जो है गति को परिवर्तित नहीं कर पाएगा। अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिणाम के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं हैं और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। अगर एक ही तरफ हम खींचते जाएंगे तो क्या होगा, वो असंतुलित हो जाएगा, एक तरफ ज्यादा बल होगा एक तरफ कम होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे। ठीक है, लिखा है क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को जो है खुरदरे फर्श पर ढकेलने की कोशिश करते हैं। अगर खुरदरा कोई आपका फर्श है और उस पर कोई बॉक्स को अगर हम ढकेलेंगे तो क्या होगा, यदि वह कम बल के साथ जो है बक्से को ढकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है। ठीक है, क्योंकि घर्षण बल ढकेलने की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो अगर खुरदरा होगा और जब बॉक्स को हम ढकेलेंगे तो वो क्या होगा, फर्श जो है खुरदरी होगी, तो याद रखना उस घर्षण बल क्या करेगा, उसकी विपरीत दिशा में काम करेगा और वो तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जैसा कि चित्र में यहाँ पर दिखाया भी गया, तो आप चित्र में देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक जो है दिखाया गया है, तो याद रखना, ये जैसे यहाँ खुरदरा है तो ये इधर बल काम करेगा और इधर जब ढकेलेंगे तो इधर बल काम करेगा। तो इसका मतलब है कि वो जो है क्या होगा, विपरीत दिशा में काम करेगा। आगे लिखा हुआ है जो है यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह और फर्श की खुरदरी सतह के बीच। यह घर्षण बल ढकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और यही कारण है कि बॉक्स नहीं खिसकता है। ठीक है, जो बी चित्र है उसमें क्या है, बच्चे जो है बक्से को जोर से ढकेलते हैं लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसकता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि घर्षण बल अभी भी ढकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ भी हम कितना भी ताकत अगर लगाएंगे तब भी ये जो है घर्षण, ये अगर फर्श उबड़ खाबड़ होगी तो इससे मतलब क्या होगा, वो इधर बल लगाएगी और इधर बल लगाएंगे तो खिसकेगी नहीं। आगे दिया है, अगर बच्चे जो है बक्से को ज़्यादा जोर से ढकेलते हैं तब ढकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है। ठीक है, और यहाँ असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। तो तीसरे वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बक्सा खिसकना शुरू कर देगा, क्योंकि अगर ये फर्श जो है क्या होगी, खुरदुरी नहीं होगी तो ये खिसकना क्या होगा, शुरू कर देगा। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। देखा होगा बचपन में आप लोग जब साइकिल चलाते थे तो जितना हम पेडल मारते थे उतना से साइकिल चलती थी। हम पेडल मारना छोड़ देते हैं तो गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, तो साइकिल की गति धीमी होती चली जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पेडल चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। तो याद रखना, कोई भी चीज़ अगर सतत गति बनाए रखना है तो उसे हमें क्या होगा, असंतुलित बल के द्वारा ही उसको हम चला सकते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि साइकिल कैसे चलती है, बता सकते हैं हम असंतुलित बल के द्वारा। तथापि वह बिल्कुल गलत है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल, बाह्य या घर्षण बल संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। ध्यान रखना, जब असंतुलित बल लगाते हैं तो वेग में भी परिवर्तन होगा और दिशा में भी परिवर्तन हो जाएगा। आगे लिखा है, इस प्रकार किसी भी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, किसी भी वस्तु को हम जब त्वरित करते हैं तो असंतुलित बल की आवश्यकता होती है और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक यह असंतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। ठीक है, तथापि जो है यह बल हटा लेने पर वस्तु जो है प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। ठीक है, तो संतुलित वेग और असंतुलित वेग का जो एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं गति का प्रथम नियम। तो गति का प्रथम नियम जो है, लिखा है कि वस्तुओं की किसी जो है अनंत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती रहती है। अगर कोई वस्तु निश्चित गति चल रही है, जब तक उस पर बल लगाया नहीं जाएगा तब तक उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या तो धीमी और तेज नहीं हो सकती है। उन्होंने देखा कि कांच की गोली जो है अनंत तल पर लुढ़कती है तो उसका वेग बढ़ जाता है, मतलब अगर ढाल पर जो लुढ़केगी तो उसका वेग बढ़ जाएगा। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है। तो जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, 9 नंबर चैप्टर, वो गुरुत्वाकर्षण है। तो उसमें और चीजें हमें स्पष्ट हो जाएंगी। आगे लिखा है, और नीचे पहुंचते पहुंचते निष्कर्ष वेग प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है, आगे लिखा है, जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब इसका वेग घटता है। याद रखना, जब कोई गोली जो है अगर हम ये क्या कहते हैं ऊंचाई की ओर चढ़ेगी तो क्या होगा, वेग उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण इधर की ओर लगेगा। दोनों ओर से एक आदर्श जो है घर्षण रहित अनंत बल, एक गोली मतलब स्थिर हो जाएगी। अगर ऐसे रहेगा तो गोली स्थिर हो जाएगी। ठीक है, तो उसी को चीज को समझाया गया है। मतलब इसका कहने मतलब यह है कि अगर ढाल ऐसे है तो गोली लुढ़कते हुए जाएगी तो इसका गति वेग तेज हो जाएगा। अगर ऊंचाई पे गोली चढ़ेगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। और अगर एक समतल स्थल पे गोली ऐसे लुढ़कती जाएगी तो उसका जो है क्या हो जाएगा, आपका वेग जो है वो स्थिर रहेगा। ठीक है, आगे लिखा है, आदर्श जो है घर्षण रहित अनंत बल पर एक गोली स्थिर है। आगे लिखा है, गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब वह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी और दाईं ओर के अनंत बल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी, याद रखना, अगर मान लो ऐसा कोई क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से गोली छोड़ेंगे, जितने वेग से गोली आएगी उतने ही वेग से गोली ऊपर की ओर जाएगी। अब यहाँ देखो मैप पे यहाँ पे समझाया गया है, यहाँ से गोली जितना हम वेग से छोड़ेंगे उतने ही वेग से गोली ऊपर जाएगी। इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे
यदि यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान हैं तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितनी दूरी तक की वह लुढ़कती है। तो याद रखना, अगर वो समतल है तो उतने ही जाएगी जितना वो चल रही है। अगर बाईं ओर के अनंत बल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। अब यहाँ देख सकते हैं, इसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। देखिए, जैसे यहाँ पर अगर यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ पर जाएगी, लेकिन अगर थोड़ा इसको लुढ़का दें तो यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ जाएगी, और इसको हम नीचे कर दें तो छोड़ेंगे तो यहाँ तक जाएगी, लेकिन अगर हम इसको समतल कर दें तो यहाँ छोड़ने पर ऐसे निकल जाएगी। तो उसी चीज को बताया गया है गति के नियम के तहत। तो यहाँ लिखा भी है आगे, अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए, जैसे बताया गया वहां पे, ढाल को शून्य कर दिया तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है, लेकिन गोली की गति को एक रूप पर बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसी गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। तो याद रखना, घर्षण बल के कारण ही ऐसा होता है कि वहां तक लुढ़केगी नहीं। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाएगी। ठीक है, घर्षण बल के कारण होगा। तो घर्षण के प्रभाव को न्यून करने के लिए चिकनी कांच की गोली और चिकने समतल का प्रयोग समतल की सतह पर जो चिकनाई युक्त पदार्थ का लेप किया जाता है। जितना चिकना जो है, याद रखना, जितनी चिकनाई युक्त जो है कांच रहेगी उतनी तेजी से कोई चीज फिसलेगा और उतनी तेजी से उसमें जो है आगे बढ़ेगा और वो जो है घर्षण बल कम हो जाएगा। आगे लिखा है, न्यूटन ने बल और गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन की गति के नियम के नाम से जाना जाता है। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है। ठीक है, तो याद रखना, गति के जो 3 नियम दिए थे न्यूटन ने, अब हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो लिखा है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। याद रखना, कोई भी वस्तु या तो चलती कर रही है तो चलती रहेगी एक समान अवस्था में, या एक जगह स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना किया जाएगा। याद रखना, कोई वस्तु यहाँ रखी है, जब तक इस पर हम बल नहीं लगाएंगे किसी भी तरफ से, ये गतिमान नहीं होगी। चाहे वो हवा द्वारा हो, जल द्वारा हो, या हम उसको टच करते हैं तो तब तक वो अपने विराम अवस्था में बनी रहेगी। यही न्यूटन का पहला गति का नियम है। दूसरे शब्दों में, सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामा अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। याद रखना, जड़त्व का पहला नियम किससे मिलता है हमें? तो गति के पहले नियम से मिलता है। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं। तो जड़त्व के नियम के द्वारा ही जो है हमें ये पता चलता है कि गति का प्रथम नियम कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जानकारी अलग से दी गई है। लिखा है गैलीलियो के बारे में, लिखा है कि गैलीली का जन्म 15 फरवरी जो है सन 1564 में इटली के पीसा शहर में हुआ था। गैलीलियो की बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, परंतु पिता जो है इनके जो थे बिनेजो गैलीली उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे। तदुपरांत गैलीलियो ने जो है सन 1581 में चिकित्सा की उपाधि पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन किया। इस पाठ्यक्रम को वह कभी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी वास्तविक रुचि गणित में थी, लेकिन उनके पिता क्या चाहते थे? चिकित्सक बनने के लिए। 1586 में उन्होंने अपनी प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस लिखी, जिसमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के जो है सापेक्षित घनत्व अथवा विशिष्ट घनत्व या गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया। 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी डी मोर्स में जो है नत समतल के प्रयोग से किसी गिरी हुई या गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम करने संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। आगे लिखा है सन 1592 में उन्हें वेनिस गणराज्य के जो है पाडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया। यहाँ भी उन्होंने लगातार गतिज सिद्धांतों का परीक्षण किया। उन्होंने
इन्होंने नत समतल तथा लोलक संबंधी अपने अध्याय द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से संबंधित परिष्कृत नियम प्रतिपादित किया। गैलीलियो एक कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के दूरदर्शियों की श्रेणी विकसित की, जिनकी जो है प्रकाशित क्षमता दक्षता उस समय जो है उपलब्ध दूरदर्शियों से काफ़ी उत्तम थी। जो उस समय जो तमाम दूरदर्शी थे उससे ज़्यादा अच्छा बनाया इन्होंने। 1640 के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की। उनके खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टारी जो है मैसेजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगाओं तथा बृहस्पति ग्रह के जो है पारित 4 छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया। उन्होंने अपनी पुस्तक जो है डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग जो है बॉडीज और लेटर्स ऑन दी सन स्पॉट में सूर्य पर जो है उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने जो है परीक्षण द्वारा रहस्य उद्घाटन किया। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परितः ही कक्षीय गति करते हैं, न कि पृथ्वी के परितः। यह भी जो है विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के विपरीत था। तो गैलीलियो ने यह बताया कि सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जबकि यह धारणा बनी हुई थी कि सारे ग्रह और जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, यह धारणा बनी हुई थी, लेकिन इन्होंने इस धारणाओं को तोड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जरूरत के नियम द्वारा की जा सकती है। सीट के सापेक्ष हम जब तक विरामावस्था में रहते हैं तब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक ना लगाए जाए। अगर हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तब तक हम विरामावस्था में रहेंगे जब तक उस पर ब्रेक न लगा जाए, और जब ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की ओर जो है झुक जाते हैं, और जब तेज गाड़ी गति करती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। तो लिखा है ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ जो है सीट भी विरामावस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकरा करके हम घायल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे की ओर क्या होते हैं? झुक जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर तो गतिमान अवस्था में है ना। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। तो ये सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे जो है बढ़ने की गति को क्या करते हैं? धीमा कर देते हैं। इसके विपरीत देखा होगा, इसीलिए लोग गाड़ी में जो है सीट बेल्ट लगा देते हैं, जिससे अगर कभी ब्रेक लगाना पड़े तो आगे हम चोट ना खाएं, आगे की ओर झुके ना हम। इसके विपरीत जो है अनुभव हमें यह बताता है कि जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं और मोटर बस अचानक चल पड़ती है, इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो हमारा जो शरीर होता है वो गतिमान अवस्था में रहता है, तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर तो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है और गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है, इसलिए पीछे की ओर चला जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आगे लिखा है जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी जो है तीक्ष्ण जो है मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। तो याद रखना, जब कहीं गाड़ी मुड़ती है अचानक से तो हम एक ओर क्या करते हैं? झुक जाते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम से समझा जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है, तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर झुक जाते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग अनुभव कई बार किया भी होगा। आगे लिखा है एक वस्तु तब तक अपनी विरामा अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगता है। इसे निम्न गतिविधियों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ हम क्रियाविधि द्वारा समझते हैं। लिखा है के अनुसार एक ही तरह की कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रख करके ढेरी बनाइए। एक अन्य गोटी या जो है स्ट्राइकर जिसे हम मारते हैं, ये है आपका, को अपनी उंगलियों से जो है तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर जो है ढेरी की सबसे नीचे वाली गोटी पर जो है टकराइए। यदि आप गोटी को पर्याप्त जो है तीव्रता से टकराते हैं तो आप देखेंगे केवल नीचे वाली गोटी ही शीघ्रता से ढेरी से बाहर जाती है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबो दिशा में नीचे की ओर गिर जाती है। तो याद रखना, जब हम इस पर चोट मारते हैं तो नीचे वाली गोटी तो बाहर निकल जाएगी,
लेकिन बाकी गोटियां वहीं पर रह जाएंगी और जो नीचे आ जाएंगी। तो ये जड़त्व के कारण ऐसा होता है। ऐसा कई बार आप लोगों ने खेल में देखा भी होगा। ठीक है, इसी तरह से एक और उदाहरण है। कांच के जो है एक खाली गिलास के ऊपर एक जो है कड़े ताश का पत्ता रखें। यहाँ पे आप रखते हुए यहाँ पे दिखाया भी गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं, इसके ऊपर सिक्का रखा गया है। पत्ते के ऊपर जो है 5 रुपए का एक सिक्का रखें। पत्ते को अंगुलियों से जो तीव्र क्षैतिज झटका दें, ऐसे मारे उस पर। आप पाएंगे कि पत्ता आगे खिसक जाता है तथा सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपनी विरामावस्था को बनाए रखता है। तो विरामावस्था बना रहता है, इसलिए वहाँ पर गिर जाता है और ये गति अवस्था में पत्ता बाहर हो जाता है। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। आगे एक क्रियाकलाप और दिया गया है। पानी से भरा गिलास किसी ट्रे पर रखिए। ट्रे को हाथ से पकड़कर जितनी तेजी से हो सके उसे जो है घुमाइए। हम देखते हैं कि गिलास जो है लुढ़क जाता है और पानी छलक जाता है, क्योंकि आप अब समझते हैं कि प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा क्यों बनाया जाता है। अब आपको समझ में आ गया। अचानक झटका लगने की दशा में प्लेट का खांचा कप को गिरने से रोक देता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो दैनिक चीज़ें होती हैं उसमें भी साइंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो हम दैनिक चीज़ों में बहुत सी चीज़ों को उपयोग करते हैं। लिखा है जड़त्व तथा द्रव्यमान क्या होता है। अभी तक दिए गए सभी उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ध्यान देना, कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था में क्या करती है, जो है विरोध करती है। चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील हो, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु है वो अपने गतिमान अवस्था को ना होकर के अपनी मूल अवस्था में स्थिर बनाए रखती है। उसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। हम जानते हैं कि पुस्तकों में से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बल से उतने ही बड़े पत्थर पर किक लगाएंगे तो वो हो सकता है कि वह खिसके भी नहीं। तो याद रखना, अगर एक जो है इतना बड़ा फुटबॉल और इतना बड़ा ही अगर पत्थर दोनों पर किक मारेंगे तो फुटबॉल तो उड़ जाएगा लेकिन पत्थर तो नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि घनत्व भी जो है, भार भी जो है उसमें योगदान देता है। अगर पत्थर का भार क्या है, ज़्यादा है, तो वो नहीं खिसकेगा। ठीक है, आगे लिखा है हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें चोट भी लग सकती है। क्रियाकलाप 8.2 में हम 5 रुपए के सिक्के के स्थान पर यदि हम कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते तो हम पाते कि उसी क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होती। एक जो है ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसी गति में ना के बराबर परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब है कि अलग अलग क्षेत्रों में बल अलग अलग तरीके से भी लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है, तो भारी वस्तु का जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विरामा या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। याद रखना, जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पर ही निर्भर होता है। ठीक है, अब आपको इस समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आते हैं गति का द्वितीय नियम। तो गति का द्वितीय नियम क्या है। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। अब हम देखेंगे किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल का पर कैसे निर्भर करता है, यह होता है, तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं। आइए कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन करें। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर में से टकराती है तो वह घायल नहीं होता है। तो याद रखना, जो टेनिस की बॉल होती है उससे कोई घायल नहीं होता है। गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है।
स्टेडियम में मैच होता है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती है। अगर सड़क के किनारे अगर कोई ट्रक खड़ी है तो उससे कोई दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन अगर जो है जैसे अगर मान कहा जाए तो कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह किसी भी जो है व्यक्ति को मृत्यु का कारण बन सकती है। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो देखना, जो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा और वेग ज्यादा होगा तभी वो जो है ज्यादा चोट खाएगा। ठीक है, आगे लिखा है जो है, इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान और वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। तो संवेग जो है नामक राशि किसने प्रस्तुत किया था? न्यूटन ने। किसी वस्तु का वेग p और उसके द्रव्यमान m और वेग b के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है, जो p बराबर mb है। ठीक है, आगे लिखा है, संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। तो संवेग इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे हम सदिश राशि कहते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। तो संवेग और वेग की दिशा वही होती है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। चूंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए यह कहा जाता है या कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को जो है परिवर्तित करता है। याद रखना, बल ही क्या करता है, संवेग को बदल देता है या परिवर्तित कर देता है। एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिसमें खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर जो है 1 मीटर पर सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त हो। देखा होगा, जब गाड़ी कभी जो है धक्का देके स्टार्ट करते हैं तो बहुत हल्का सा गति देते हैं और वो स्टार्ट हो जाती है। यदि 1 या 2 व्यक्ति इसे अचानक धक्का देते हैं तो भी यह स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है, जिससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में जो है परिवर्तन बल के परिणाम से नहीं होता है, बल्कि उस समय से होता है। क्या होता है? तो उस समय से होता है जिसने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। तो लगातार जब हम बल लगाते हैं गाड़ी तुरंत क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हम तुरंत लगा के छोड़ दें तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है जिसमें संवेग में परिवर्तन होता है। तो संवेग में जो परिवर्तन होता है वो उसी बल पर निर्भर करता है। लिखा है आगे, लिखा है, गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। अब इसके माध्यम से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः देखते हैं। याद रखना, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, व्यवहारिक। तो गति के द्वितीय नियम को हम अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से दैनिक रूप में कहाँ प्रयोग करते हैं? क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैच में क्षेत्र रक्षक मतलब जो फील्डर होता है उसको क्षेत्र रक्षक बोलते हैं, को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा है? तो देखना, जब कोई कैच पकड़ता है तो हाथ क्या करता है, पीछे की ओर खींचता है, जिससे उसको चोट नहीं लगती है। इस प्रकार से क्षेत्र रक्षक जो फील्डर होता है गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। तो उसको वेग उसी के अनुसार क्या करता है, उसी जिस तरह गेंद आ रही है उसी में अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है और उसको चोट नहीं लगती है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है और इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होता है, अर्थात जो है गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होती है। इसीलिए कैच जो है लपकने में अधिक बल लगाना होता है, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में चोट भी लग जाए। तो अगर तेजी से गेंद आ रही है, अगर उसकी गति को अचानक रोकने का प्रयास करेंगे तो हमें चोट लग जाएगी, लेकिन अगर हम उसी के दिशा में हाथ को पीछे की ओर खींच लेंगे तो हमें चोट नहीं लगेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ कैच जब आता है तो उसी जैसे जैसे गेंद आती है उसी दिशा में अपने हाथ को नीचे की ओर लाते हैं और गेंद को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। आगे लिखा है, ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को
कुशन या बालू पर कूदना होता है। जब देखा होगा बालू पे कूदते हैं, ऐसा खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है। सोचो कि कैसे कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ के एक सिल्ली को तोड़ देता है, तो वो भी संवेग के ही आधार पर किया जाता है। अब हम लोग गति का तृतीय नियम समझेंगे। गति का तीसरा नियम क्या है? तो पहले दो गति के नियमों से हमें ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है तथा इससे हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर जो है तत्क्षणिक बल लगाया जाता है। मतलब जितना हम बल लगाएंगे उसका जो है हमें बल प्राप्त होगा, उसे हम क्रिया की प्रतिक्रिया कहते हैं। ये दोनों बल परिणाम में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। जब इधर से बल लगाते हैं तो उतना ही बल इधर से लगेगा, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, इसी को समझाया गया है। जैसे मान लीजिए एक दीवार है, हम दीवार पर गेंद जब मारते हैं तो दीवार पर जब गेंद यहाँ तेजी से लगेगी और जितनी तेजी से गेंद मारेंगे उतनी तेजी से गेंद हमारे पास भी आएगी, लेकिन जो है क्या लिखा है वो, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। एक जा रही एक आ रही है। तो बहुत साफ साफ लिखा है ये दोनों बल परिणाम में सदैव समान होंगे। जितनी तेजी से हम बल लगाएंगे उतनी तेजी से हमारे पास गेंद आएगी, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। ये बल जो है कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते हैं बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। फुटबॉल के खेल में प्रायः हम गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं। ठीक है, देखा होगा अक्सर जो है तो जब क्या करते हैं वो टकरा जाते हैं तो उसे बल लगता है। अतः दोनों ही खिलाड़ी चोटिल होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, बल्कि वे सदैव युगल रूप में होते हैं। ये दोनों विरोधी बलों को क्रिया और प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। तो जितना बल एक लगाता है उतना बल दूसरा लगाता है, इसीलिए जो है क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का बल कहते हैं। माना कि दो स्प्रिंग तुलाएं एक दूसरे से खिंची जुड़ी हैं, जैसा कि चित्र जो है 8-10 में दर्शाया गया है। तुला बी का जो है सिरा जो है दीवार से जुड़ा है। जब तुला एक से मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती हैं, अर्थात तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल तुला बी के द्वारा तुला ए पर लगाए गए बल के परिणाम में समान होता है। ठीक है, परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं क्या होती हैं? जो है परस्पर विपरीत होती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे बंधा हुआ है, जितना हम यहाँ पे खींचेंगे तो क्या होगा? जितना खींचेंगे उतना जो है ये भी आएगा और बराबर बल ये भी लगाएगा। ठीक है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती रहती है। ठीक है, आगे लिखा है इन दोनों बलों में से कोई एक बल क्रिया और दूसरा बल प्रतिक्रिया लगाता है कहलाता है। ठीक है, याद रखना जब ये इसी यहाँ जुड़ा रहेगा तो इधर की ओर इसका बल लगेगा और यह बल इसका इधर की ओर लगेगा। ठीक है, तो एक क्रिया करेगा एक दूसरा प्रतिक्रिया करेगा। अतः गति के तीसरे नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है कि किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है माना कि आप विश्राम की अवस्था में हैं। ठीक है, और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करता है। यह कौन सा बल है? जड़त्व का बल है। क्या यह पेशीय बल है जो आप सड़क पर चलते हैं? क्या यह बल हम उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? नहीं। ठीक है, हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से नीचे धकेलते हैं और सड़क भी आपके पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है जिसके प्रभाव से आप आगे बढ़ते हैं। जब हम रोड पे चढ़ते हैं तो जितना चलते हैं तो हम जितना बल पृथ्वी पर लगाते हैं उतना ही बल वो हमें लगाती है, इसीलिए हम उस पर चल पाते हैं और या फिर हम दौड़ पाते हैं। जब हम दौड़ते हैं तो तेज़ी से हम उस पर पैर को अपने पृथ्वी पर हम क्या करते हैं? पटकते हैं, तो उतना ही बल पृथ्वी भी लगाती है और हमें दौड़ने में मदद करती है। ठीक है, जब कभी हम उछलते हैं तो उछलने में मदद करती है। यही उसका व्यवहारिक चीज़ होता है, याद रखना है। यह जानना आवश्यक है कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, तो जितना क्रिया लगेगी उतनी ही प्रतिक्रिया लगेगी। ये बात याद रखना। जितनी हम तेजी से अगर एक दीवार पर गेंद मारेंगे उतनी ही तेजी से
गेंद हमारे पास भी पहुंचेगी। तो क्या लिखा है कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिणाम के तुरंत उत्पन्न नहीं कर पा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं, तो उनके द्रव्यमान अलग होते हैं, इसलिए उनमें अंतर थोड़ा सा आ जाता है। आप एक एग्जाम्पल से और समझेंगे। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर लगने आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर जो है प्रतिक्षेपित होती है, तो हमें चोट लग जाती है, देखा होगा। क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफ़ी कम हो जाता है। और यहाँ एक नाभिक द्वारा, ध्यान रखना, जो बंदूक से हम गोली चलाते हैं ये भी क्रिया का प्रतिक्रिया का ही नियम है। एक और नियम से समझते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं जैसे नाव है, यहाँ नाव से जैसे मान लीजिए यहाँ जब नाव पे रहते हैं और नाव से जब हम स्थल पे कूदते हैं तो जैसे हम धक्का देते हैं तो नाव क्या होती है, पीछे की ओर चली जाती है। भी क्रिया की प्रतिक्रिया है। जितना हम बल लगाते हैं उतना ही नाव पीछे की ओर जाएगी, तो भी एक क्रिया की प्रतिक्रिया है। यहाँ लिखा भी है, एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। नाविक जो है आगे की ओर कूदता है और तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर ढकेल देता है। उसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। तो नाव से कूदना, बंदूक का चलाना, ये सब जो है तीसरे नियम का ही उदाहरण है। अब हम लोग क्रियाकलाप को देख लेते हैं। लिखा है, दो बच्चों को पहिए वाली गाड़ी पर खड़ा होने को कहें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बालू से भरा थैला या कोई वस्तु, भारी वस्तु को दे दे। अब उन्हें थैले को लपकते हुए खेलने को कहें। क्या बालू के थैले को जो है फेंकने के कारण हमें से प्रत्येक जो है तत्क्षणिक बल का अनुभव करते हैं? बिल्कुल करते हैं, वो हिलने लगता है। आप गाड़ी के पहिए पर कोई जो है सफ़ेद रेखा खींचते हैं ताकि जब वो दोनों बच्चे जो है थैले को फेंके तो गाड़ी गति का अवलोकन कर सकें, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जब इस पर फेंकेंगे तो यहाँ पर और यहाँ बल लगेगा तो यहाँ पर गाड़ी क्या होगी, हिलने लगेगी, ठीक है। ये भी इसी का नियम का उदाहरण है। इस क्रिया में दिखाए गए गाड़ी जो है 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर आकार के 12 mm या 18 mm मोटे फ्लाईबोर्ड में दो जोड़े पहिए लगा करके बनाई जा सकती है। जो है स्केटबोर्ड प्रभावी नहीं होगा क्योंकि इसका सीधी रेखा में गति करना कठिन होता है, ठीक है। एक वार्निंग दी गई है, ठीक है। आगे लिखा है हमने इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है। गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, ठीक है। तो जड़त्व किस नियम से हमें पता चलता है? तो प्रथम नियम से। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। गति का द्वितीय जो नियम होता है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती बल की दिशा में होता है। बल का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है तथा प्रतीक एन द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। आगे लिखा है यहाँ पे, वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है तथा उसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर होता है। गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती हैं, ठीक है। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो है आगे हम एक साथ कराएंगे, ठीक है। अलग अलग वीडियो बना के आपको बता देंगे। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम अलग से कराएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह से आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।